1959 की कड़ाके की ठंड में नौजवान दोस्त रूस के उरल पहाड़ों के बीच एक सफर पर निकले। ये सब उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के होनहार हाइकर्स थे और इनके ग्रुप को लीड कर रहे थे इगोर दयातलोव। इनका इरादा था ओटोर्टेन और गोरा ओटोर्टेन चोटियों को पार करने का, जो अपने आप में एक मुश्किल काम था। सबका हौसला बुलंद था, सामान पूरा था और दोस्ती गहरी थी। उन्हें क्या पता था कि उनका यह रोमांचक सफर 20वीं सदी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाएगा। ग्रुप का आखिरी मैसेज 1 फरवरी को आया था, जब उन्होंने जंगल में जाने से पहले एक गांव से संपर्क किया था। दिन हफ्तों में बदलते गए और जब उनकी वापसी की तारीख भी गुजर गई तो सबको चिंता होने लगी। चिंता धीरे धीरे डर में बदल गई और फिर एक खोजी अभियान शुरू किया गया। लेकिन जो कुछ उन्हें मिला उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और जांचकर्ता दशकों तक जवाब ढूंढते रहे। हाइकर्स के शरीर पूरे इलाके में बिखरे हुए मिले, कुछ कैंप साइट के पास तो कुछ दूर, जैसे वो अलग अलग दिशाओं में भागे हों। कुछ के शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे, मानो उस कड़ाके की ठंड में वो मजबूरन भागे हों। कुछ को तो भयानक चोटें आई थीं, खोपड़ी फटी हुई, पसलियां टूटी हुई और अंदरूनी नुकसान। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन चोटों के कोई बाहरी निशान नहीं थे। शरीरों की हालत और मौत के हालात देखकर अचानक और अजीब और गरीब दहशत की तस्वीर उभरती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अनजानी ताकत उन पर टूट पड़ी हो, जिससे उन्हें अपनी टेंट छोड़कर उस ठंडी रात में भागना पड़ा, बिना जरूरी कपड़ों और तैयारी के। और चोटें, जिनमें से कुछ तो समझ से बाहर थीं, इस रहस्य को और भी गहरा बना रही थीं। ड्यातलोव पास की घटना को समझाने के लिए कई थ्योरी सामने आईं। कुछ तो मुमकिन लगती थीं, तो कुछ बिल्कुल ही अजीब और गरीब। कुछ विशेषज्ञों ने यह अंदाजा लगाया कि शायद कैंप साइट पर बर्फ का तूफान आया होगा, जिससे हाइकर्स को बाहर खुले में भागना पड़ा होगा और ठंड और चोटों के कारण उनकी मौत हो गई होगी। ये थ्योरी सुनने में तो सही लगती थी, लेकिन ये सारे सबूतों को नहीं समझा पाती थी। कैंप साइट के आसपास के इलाके में बर्फ के तूफान का खतरा ज्यादा नहीं था और कुछ लोगों का कहना था कि हाइकर्स को जो चोटें आई थीं, वो पूरी तरह से बर्फ के तूफान से मेल नहीं खाती। इसके अलावा हाइकर्स अनुभवी थे और उन्हें बर्फ के तूफान से बचने के तरीके पता होने चाहिए थे। फिर कुछ और सनसनीखेज थ्योरी सामने आई, जिन्होंने लोगों की कल्पना को और भी हवा दी और ड्यातलोव पास इंसिडेंट के रहस्य को और उलझा दिया। कुछ लोगों ने येटी के हमले की बात कही, स्थानीय कहानियों और कुछ अजीब और गरीब चोटों का हवाला देते हुए। कुछ ने तो ये तक कह डाला कि ये सरकारी प्रयोगों का नतीजा है या फिर एलियंस का हाथ है। हालांकि इन थ्योरी के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन निश्चित जवाबों के अभाव में ये बातें फैलती रहीं। दशकों की जांच और उस भयानक रात की घटनाओं को फिर से बनाने की अनगिनत कोशिशों के बावजूद ड्यातलोव पास इंसिडेंट आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई भी थ्योरी सभी सबूतों को सही ढंग से नहीं समझा पाई है और सवाल आज भी बने हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे उन 9 हाइकर्स को इतनी जल्दबाजी में अपना टेंट छोड़कर भागना पड़ा? उनमें से कुछ ने इतनी ठंड में इतने कम कपड़े क्यों पहने हुए थे और बिना किसी बाहरी चोट के निशान के उन्हें इतनी गंभीर चोटें कैसे आईं? ये अनुत्तरित प्रश्न पीढ़ियों से जांचकर्ताओं, डिटेक्टिव्स और आम लोगों को परेशान करते आ रहे हैं। ड्यातलोव पास इंसिडेंट का ये रहस्य हमें प्रकृति की शक्ति और अप्रत्याशितता की याद दिलाता है। ये हमें यह भी बताता है कि अनजान के सामने इंसानी समझ कितनी सीमित है। इस रहस्य के एक दुखद मोड़ में हाल ही में घटना स्थल के पास बनाए गए स्मारक को, जो उन 9 हाइकर्स की याद में बनाया गया था, स्वास्तिक बनाकर बिगाड़ दिया गया। नफरत से भरे इस कायर की, जो यादों को समर्पित एक जगह पर किया गया, निंदा हो रही है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि त्रासदी और रहस्य के बावजूद असहिष्णुता और अपमान के कार्य अभी भी हो सकते हैं। स्मारक को बिगाड़ना
पीड़ितों को याद रखने और उनका सम्मान करने के महत्व को रेखांकित करता है, साथ ही उन लोगों की निंदा करता है जो उनकी स्मृति को अपमानित करना चाहते हैं।